एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हैं। किसी ने उनसे कहा कि भाई तुमने शादी क्यों नहीं की? बोले की तो है, विज्ञान से की है। मुझे विज्ञान के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। मैं रात दिन 24 घंटे विज्ञान में रिसर्च करता रहा हूँ, इससे बड़ा सुख मेरे जीवन में कल्पना में ही नहीं है। तो मैं यदि किसी व्यक्ति से शादी कर भी लूँगा तो मैं केवल और केवल अन्याय ही करूँगा, क्योंकि मेरी रुचि किसी और व्यक्ति में है ही नहीं। मेरी रुचि केवल विज्ञान में है, रिसर्च में है, एक्सपेरिमेंट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस व्यक्ति का शारीरिक संबंधों के मामले में एपेटाइट नहीं है उस तरह का। उसकी रुचि का क्षेत्र अलग है। और कई लोग, आपको पता है कि भिन्न प्रकार चार्वाक टाइप भी होते हैं। धूर्त चार्वाक टाइप भी होते हैं, जो एक साथ 10 जगह कनेक्शन चला रहे होते हैं साथ-साथ, और वो भी इस खूबसूरती के साथ कि किसी कनेक्शन को किसी के बारे में ना पता लगे। शॉर्ट सर्किट कभी नहीं होता उनका, देखिए। वो हमेशा पैरेलली मेंटेन करते चीज़ों को, क्योंकि उनका एपेटाइट का मामला है। इसका मतलब ये हुआ कि एपेटाइट भी हर व्यक्ति का भिन्न-भिन्न हो सकता है, ठीक है? इसमें केवल भूख नहीं है, हर तरह की जो इच्छाएँ हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, उनकी बात है। तो प्रत्येक व्यक्ति की चेतना के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर नहीं, 3 क्षेत्र होते हैं। इन तीनों क्षेत्रों में व्यक्ति को प्रयास करके अलग-अलग सद्गुण का विकास करना चाहिए। तो हमारी चेतना के 3 पक्ष हैं। एक है हमारी बुद्धि, एक है हमारी भावनाएँ या संवेग, और एक है हमारी वासनाएँ, इच्छाएँ, मतलब इच्छा कह लीजिए। अगर आपको वासना शब्द थोड़ा-सा नेगेटिव लगता है सुनने में, तो इच्छा भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इच्छा, वासना एक ही बात है। अब जहाँ तक बुद्धि की बात है, बुद्धि को इस तरह से विकसित करना चाहिए कि हमारा एक सद्गुण पैदा हो जाए। उस सद्गुण का नाम है विवेक। और विवेक का मतलब होता है कि जब भी आप कोई बात करेंगे, तार्किक बात करेंगे, सुनी-सुनाई बातें, अफ़वाहें, उन सब बन आएँगे। जो आपका तर्क बुद्धि ठीक से कहेगी, कसी हुई परिष्कृत तर्क बुद्धि, एनलाइटेंड तर्क बुद्धि हो जानी चाहिए, ताकि आपकी हर बात तार्किक हो, अवैज्ञानिक बात आप ना करते हो। तो विवेकशीलता या विवेक सद्गुण है, जो हमें अपनी चेतना या अपनी आत्मा कह लीजिए, हमारी आत्मा के 3 पक्ष कह लीजिए, चेतना के 3 पक्ष कह लीजिए, उनमें से पहला पक्ष बुद्धि, उसके स्तर पर कौन-सा सद्गुण चाहिए? विवेक चाहिए। जो स्पिरिट है, भावना, उन भावनाओं में क्या होता है? कुछ लोग डरपोक होते हैं, कुछ साहसी होते हैं, और वो वाला क्षेत्र भावनाओं का क्षेत्र है। प्लेटो कहता है कि भावनाओं के स्तर पर, स्पिरिट के स्तर पर हमें साहस नाम के सद्गुण का विकास करना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति साहसी बने, डरपोक ना बने। और साहस मतलब केवल युद्ध में भाग लेना थोड़ा ना होता है। जीवन में ऐसी कितनी परिस्थितियां आती हैं जहां साहस की जरूरत होती है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आए, आप साहस से वहां पर रिस्पॉन्ड करें, डर के रिस्पॉन्ड ना करें, कोई भी स्थिति आ जाए। तीसरा है एपेटाइट, वासना। एपेटाइट अगर कंट्रोल में ना रहे, तो अगर पेट वाला एपेटाइट है तो व्यक्ति थोड़ा, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात बिगड़ जाता है। अगर एपेटाइट बाकी चीजों में खराब है तो फिर व्यक्ति और खराब टाइप का हो जाता है ना? इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपने एपेटाइट के हाथों कंट्रोल ना हो, बल्कि अपने अपने एपेटाइट को कंट्रोल करे, और उस सद्गुण का नाम है संयम। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को अपनी आत्मा के तीनों पक्षों में एक एक सद्गुण का विकास करने की जरूरत है। कौन से 3 सद्गुण हो गए? कुछ शरारत कर रहे थे ना बेटा, फंस गए आप टोपी वाले भैया। नीचे क्या कर रहे थे झुक के? अभी अच्छा लिख रहे थे, मुझे लगा कि कान में कुछ बोल रहे थे इनके। ठीक है, तो कौन कौन से 3 है बताओ? विवेक, साहस और संयम, ये क्या है? 3 सद्गुण है। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर ये 3 सद्गुण विकसित हो गए, इन 3 सद्गुणों के विकसित होने की स्थिति का ही नाम है चौथा सद्गुण, यानी कि न्याय। और न्याय है सर्वोच्च सद्गुण। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जस्ट है, जस्टिस यानी व्यक्ति के अंदर जस्टिस का सद्गुण है, इसका मतलब वह व्यक्ति बुद्धि के स्तर पर विवेकशील है, भावनाओं के स्तर पर साहसी है, और इच्छाओं और वासनाओं के स्तर पर संयमी व्यक्ति है। और जिसने इन 3 चीजों को साध लिया, वो न्यायपूर्ण व्यक्ति है, न्यायशील व्यक्ति है, जस्ट इंडिविजुअल है। उसकी ये विशेषता है। कुछ कहानी साफ हुई या साफ ही हो गई? फंस गए आप लोग आके। ऐसा चेहरे के भाव ये है कि अब तो आ गए, अब कहाँ जाएंगे? चलो ठीक है, तो ये है जस्टिस। आगे बढ़ा जाए? बस प्लेटो खत्म होने वाला है, छोटा सा ही बचा बस। फिर प्लेटो ने ये सब समझाने के बाद कहा कि देखो भाई, ऐसा है, अगर हम ध्यान से देखें व्यक्ति और राज्य का संबंध, जैसे भारत में कौटिल्य ने कहा था, वैसे पश्चिम में प्लेटो ने एक वाक्य बोला। प्लेटो ने कहा स्टेट इज रिट मैन लार्ज, या स्टेट इज मैन रिट लार्ज। इसका हिंदी में मतलब होता है राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है। तो स्टेट इज मैन रिट लार्ज, और इसको हिंदी में लिख लीजिए, राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है। बस इतना सा है। वो कहते हैं कि जैसे न्याय का सद्गुण एक अच्छे व्यक्ति में होता है, वैसे न्याय का सद्गुण एक अच्छे राज्य में भी होना चाहिए। तो अच्छे राज्य में कैसे होगा? तो उसने इसी फार्मूले को आगे बढ़ाया। आपको ये अच्छे से पता है कि रैशनैलिटी के मामले में हमें क्या हो जाना है? विवेकशील व्यक्ति हो जाना है। स्पिरिट के मामले में क्या हो जाना है? साहसी हो जाना है। और इसके मामले में संयमी हो जाना है। ठीक, देखिए, वर्ण व्यवस्था जिस वजह से पैदा हुई थी, ठीक उसी वजह से प्लेटो के यहाँ एक विचार पैदा होने वाला है। प्लेटो को पढ़ने पढ़ाने वाले इस विचार का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ठीक यही चीज भारत की वर्ण व्यवस्था में दिखती है।
और हम यहाँ कह रहे हैं कि प्लेटो में वो चीज दिख रही है। बात वही है, घुमा फिरा के। कैसे? देखो, ध्यान से देखो। प्लेटो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जन्म से बराबर नहीं होता है, हर व्यक्ति का एप्टीट्यूड अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की मेहनत अलग अलग होती है। इसमें हम सभी सहमत थे ना कि सब लोग हम जन्मशः बराबर नहीं होते हैं, हम सबकी क्षमताएं, एप्टीट्यूड अलग अलग हो सकता है। ये प्लेटो ही मानता है। तो प्लेटो कह रहे हैं कि अच्छा राज्य वो होगा जिसमें व्यक्तियों की प्रकृति के हिसाब से उनको कार्य का विभाजन किया जाए। वर्ण व्यवस्था क्या कह रही थी? ओरिजिनल, जन्ममूलक नहीं। कि एक ऐसा सिद्धांत श्रम विभाजन के लिए अच्छा होगा जिसमें व्यक्ति के एप्टीट्यूड के अनुसार कार्य बांटा जाए। जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति है उसको ब्राह्मण बना दो, जो शौर्य प्रधान है, साहस प्रधान है, उसको सैनिक या क्षत्रिय बना दो, और जो बिजनेस माइंड वाला है उसको वैश्य बनाओ, और जो इन तीनों में सेट ना हो पाए उसे सहायक वाला काम दो, एसोसिएटिव काम दो, उसको शूद्र कह दो। मैंने कई बार कहा कि जब तक इसमें जन्म मूलक वाला नियम नहीं था, ओपन सिस्टम था, ये सिस्टम किसी भी समाज के विकास के लिए बहुत ही नेचुरल सिस्टम होता। दिक्कत वहां से आती है जब ये चीजें बाध्यता मूलक हो जाती है और ओपननेस सिस्टम की खत्म होने लगती है। अब ये क्या कह रहे हैं? जिस व्यक्ति में संयम का गुण ठीक से विकसित हो गया है उस व्यक्ति को होना चाहिए उत्पादक वर्ग में, यानी कि उद्यमी होना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए। तो उत्पादक वर्ग के व्यक्तियों को बेसिकली संयमी होना चाहिए। ये गुण हर व्यक्ति में होते हैं अलग अलग मात्रा में। तो जिनमें संयम की प्रधानता है उनको होना चाहिए उत्पादक वर्ग में, जिनमें साहस की प्रधानता है उनको सेना में होना चाहिए, सैनिक वर्ग में होना चाहिए, क्योंकि ये साहसी हैं, कोई युद्ध होगा तो देश को बचा लेंगे। और जिन व्यक्तियों के भीतर विवेकशीलता सबसे ज्यादा है उनको होना चाहिए शासक वर्ग में। और यहीं से प्लेटो का बहुत प्रसिद्ध कंसेप्ट है फिलोसफर किंग, दार्शनिक राजा की धारणा। राजा को एक दार्शनिक होना चाहिए, या दार्शनिक को ही राजा होना चाहिए, किसी और को नहीं। क्योंकि शासन का मतलब पावर, और पावर मिसयूज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दार्शनिक होता है बहुत ठंडे दिमाग वाला व्यक्ति, बहुत स्थिर चित्त व्यक्ति होता है। इतनी सारी पावर को संभाल के वही रख पाएगा, मिसयूज करने से रोक पाएगा खुद को, जो बहुत स्थिर चित्त वाला व्यक्ति होगा, जिसका विवेक सक्रिय होगा। जो भावनाओं में बह जाएगा, वासनाओं में बह जाएगा, उसके बस की बात नहीं है। जो दिमाग के अधीन रहेगा वो संभाल पाएगा। और प्लेटो ने क्या कहा? व्यक्ति के स्तर पर वो व्यक्ति सबसे बेहतर है जिसकी विवेकशीलता के अधीन उसका साहस और संयम रहे। और राज्य के स्तर पर सबसे अच्छी स्थिति क्या है? शासक वर्ग के अधीन उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग रहे, और शासक वर्ग विवेकशील वर्ग हो। और जिस राज्य में ये पूरा सिस्टम डेवलप हो जाता है उस राज्य को बोलते हैं कि वो न्यायशील राज्य है, न्यायपूर्ण राज्य है। और राज्य सबसे ऊंचा सद्गुण तो है ही, चाहे व्यक्ति की बात हो चाहे राज्य की बात हो, दोनों केसेस में है। ये पूरा खाका समझ में आ गया आप लोगों को? बस यही था प्लेटो का टेक्स्ट, खत्म, इतनी सी बात थी। कुछ लोग कहते हैं इसकी आलोचना में, अच्छाई तो जो है सो है। आलोचना में कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पहली बार तानाशाही के बीज दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर व्यक्ति को चुन चुन के बांध दिया जाएगा, उसके बाद उसको कंट्रोल किया जाएगा, ऐसा भाव दिखता है। कभी आलोचना करिए ना, एक आदमी का नाम लिख लीजिए, कार्ल पॉपर। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं 20वीं शताब्दी के। कार्ल पॉपर ने कहा कि मनुष्यता के दो शत्रु हुए हैं, एक प्लेटो, एक मार्क्स।